गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आय असमानता होता है, आय असमानता, आय असमानता या आय की विषमता, आय विषमता या आय असमानता, या जिसको हम सापेक्ष गरीबी भी बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी या आय असमानता, अर्थात जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैपिंग होती है, अंतर होता है, उनके आय में जो अंतर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आय असमानता बोलते हैं। इसकी माप जो हम कैसे करते हैं, सापेक्ष गरीबी के द्वारा। इसको हम सापेक्ष गरीबी भी बोलते हैं, है ना। सापेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट जो है वो आय असमानता को ही बताता है। अब इसकी माप हम कैसे करें, आय की असमानता की माप कैसे की जाए, तो आय की असमानता को माप, इसकी माप की जो है मुख्य रूप से हम यहाँ पे दो विधियों की चर्चा करेंगे। दो विधियाँ हैं आय की असमानता की माप के लिए। एक है आपका लॉरेंज कर्व और दूसरा होता है आपका गिनी गुणांक। LC एंड GC, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, ये दोनों ही आय की असमानता को मेजर करता है, उसकी माप करता है। ठीक है, तो आइए हम दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लॉरेंज वक्र के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, लॉरेंज वक्र के बारे में। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लॉरेंज वक्र के बारे में आपको बताऊं तो ये जो है, सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको 1905 सन 1905 ईस्वी में अमेरिकन अर्थशास्त्री जो है, जिनका नाम था, पूरा नाम मैक्स ओ लॉरेंज, पूरा नाम क्या था, मैक्स ओ लॉरेंज, मैक्स ओ लॉरेंज, इन्होंने जो है आय की असमानता को मापने के लिए एक वक्र का जो है, एक वक्र को विकसित किया। और उस वक्र का ही नाम क्या पड़ गया, उस वक्र को ही कहा गया लॉरेंज वक्र। चूँकि लॉरेंज वक्र को विकसित किसने किया जो है, ये लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने किया था, इसीलिए जो है इस वक्र का क्या नाम पड़ गया, लॉरेंज वक्र पड़ गया। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र ने 1905 में आय की असमानता को मापने के लिए एक वक्र का प्रयोग किया, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं। अब ये लॉरेंज वक्र है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि आय प्राप्तकर्ताओं के संचयी संख्या, उनकी जो संचयी जो है आपका प्रतिशत है, आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत के संदर्भ में कुल आय का संचयी प्रतिशत को जब हम ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं, उससे जो वक्र का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं।
चूँकि मैंने यहाँ पे बताया कि आय प्राप्त कर, देखिए आय की असमानता की हम बात करेंगे तो आय की असमानता की बात मतलब क्या हुआ, हम पहले आय की बात करेंगे, देश की कुल कितनी, जैसे हम आय की पूरे देश की हम आय असमानता की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की आय क्या है ना, पूरे देश की आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो पूरे देश की आय का जो है संचयी प्रतिशत, अब पूरे देश में कितने लोग हैं जो आय प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त करने वालों की बात की जा रही है ना, आय प्राप्तकर्ताओं की संचयी प्रतिशत, आय प्राप्त करने वाले जितने मेंबर हैं उनका संचयी प्रतिशत, दोनों के बीच में जो ग्राफीय संबंध होता है, दर्शाने वाला जो वक्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं लॉरेंज वक्र। और लॉरेंज वक्र में जब हम इसका ग्राफीय प्रदर्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आय प्राप्तकर्ताओं का जब हम संचयी प्रतिशत दर्शाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, कम से अधिक की ओर, यानी पहले हम कम आय प्राप्तकर्ताओं को दर्शाएंगे फिर हम अधिक वाले को दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसी क्रम में यदि मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक व्यक्ति का आय एक ही होता है, यदि जो है इस जब हम ग्राफिक चित्रण करते हैं इसमें यदि मैं बात करूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है, प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम होती है, आय जो होती है वो एक होता है, एक होता है मतलब समान होता है, समान अर्थात इक्वल, एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे 10 आय प्राप्त करता है और कुल इकट्ठा कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये है और 10 आय प्राप्त करता है। यदि उनमें किसी को जो है 30 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 10 रुपये, किसी को 5 रुपये है, तो ये आय में विषमता को दिखाता है। लेकिन प्रत्येक मेंबर को यह 10-10 रुपये मिलता है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 10-10 रुपये होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये दिया जाए तो 10 रुपये जब हम प्रत्येक व्यक्ति को देंगे 10 मेंबर को, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक के पास जो रुपए होंगे, जो आय होगी वो क्या होगी, समान होगी, सबके पास 10 ही रुपये होगी। इसी को हम बोलते हैं समान आय, इसी को बोलेंगे हम एक ही आय, इसी को हम बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है जो आय होती है यदि वो समान है। तो इस सिचुएशन में एक विशेष प्रकार का जो है लॉरेंज वक्र प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार का जो लॉरेंज वक्र प्राप्त होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष समता रेखा। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष समता रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण समता रेखा। क्या बोलते हैं इसी को, पूर्ण समता रेखा। ये कब प्राप्त होता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय प्राप्त होता है, समान आय प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकार का लॉरेंज वक्र प्राप्त होता है जिसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष समता रेखा या पूर्ण समता रेखा। ये क्या होता है, यह एक काल्पनिक रेखा होता है या इसको आप मानक रेखा भी कह सकते हैं। ये रेखा कैसी होती है, इसको हम काल्पनिक या इसको मानक रेखा भी कहते हैं, मानक रेखा। काल्पनिक रेखा क्यों कहते हैं, काल्पनिक रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक जीवन में जो है इस रेखा का प्राप्त होना संभव नहीं है। अर्थात वास्तविक जीवन में हम बात करें किसी भी देश में कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आय समान हो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय समान हो सकती है, जिससे जो है निरपेक्ष रेखा प्राप्त होगी, निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा, क्योंकि ये वास्तविक जीवन में हमको दिखाई नहीं देता, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, इसको मानक रेखा क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसी को जो है, इसी रेखा को जो है एक हम स्टैंडर्ड लाइन मानक रेखा मानते हैं और इसी के आधार पर हम लॉरेंज वक्र का जो है हम क्या करते हैं, तुलना करके हम आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? वह इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि कहा जाता है कि लॉरेंज वक्र जो है वह इस समता रेखा या मानक रेखा से जितना अधिक दूर होगा, ये एलसी जो है इस रेखा से, निरपेक्ष समता रेखा से या मानक रेखा से जितना अधिक दूर होगा, विषमता उतनी ही अधिक होगी। जितना इससे ये दूरी होगी, इसकी विषमता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरी तरफ हम बात करें कि ये लॉरेंज वक्र इस निरपेक्ष समता रेखा या मानक रेखा के जितना पास होगा, विषमता उतनी ही कम होगी। मतलब इससे लॉरेंज वक्र दूर है तो विषमता अधिक है, जितनी दूरी उतनी विषमता। इसके जितने पास है विषमता उतनी ही कम होगी। अर्थात कि कहने का तात्पर्य क्या है कि इसी रेखा को मानक माना गया है, मानक रेखा माना गया, इसलिए इसको हम मानक रेखा भी कहते हैं। बात क्लियर हो गया? आइए अब हम इसी को जो है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ लॉरेंज वक्र के बारे में, इसी का हम जो है अब क्या करते हैं, ग्राफी चित्रण करते हैं और ग्राफी चित्रण के द्वारा जो है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं लॉरेंज वक्र को। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपका O हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आपका X हो जाएगा, यहाँ पर आपका Y हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आय प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत को दर्शाएंगे X अक्ष पर, और यहाँ पर हम दर्शाएंगे कुल आय की संचयी प्रतिशत को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आय प्राप्तकर्ताओं का, यहाँ पर लिखेंगे आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, और यहाँ पर क्या दर्शाएंगे हम, कुल आय का संचयी प्रतिशत। क्या दर्शाएंगे? कुल आय का संचयी प्रतिशत। ठीक है, लॉरेंज वक्र को जो है आपको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक हम इधर से भी लाइन और इधर से भी लाइन मिलाकर एक बॉक्स के रूप में इसको हम बना लेते हैं। तो आप इसको जो है यहाँ से इधर इसको मिला दीजिए और यहाँ पर इसको इधर मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब इसको दिए होने पर ही लॉरेंज वक्र प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम विशिष्ट प्रकार का जो लॉरेंज वक्र प्राप्त होता है, जिसको निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं, पहले इसको हम बनाते हैं। ये जो है आपका यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से जो है 45 डिग्री 45 अंश के कोण को बनाती हुई रेखा एक जाती है, यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक। मान लीजिए इसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए बी है, तो यहाँ से ओ को बी से मिलाती हुई रेखा ऐसे आप बनाएंगे, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ से 45 डिग्री होगी, यहाँ पर भी 45 डिग्री 45 अंश पर होगी। ये 45 अंश जो है ये यही दिखाता है कि आय की समानता को दिखाता है। ओ बी रेखा क्या है? निरपेक्ष समता रेखा है, जो क्या दिखाता है, वह दिखाता है कि इस रेखा पर जो है प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या होती है, एक जैसी होती है, समान होती है। अर्थात इस रेखा पर कोई भी विषमता नहीं होती, विषमता शून्य होती है। आय की असमानता यहाँ पे क्या होती है? शून्य होती है, यानी यहाँ पे सभी का आय क्या होता है? समान होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको जो है निरपेक्ष समता रेखा या पूर्ण समता रेखा, या इसी को हम जो है मानक रेखा मानते हैं। क्योंकि हमको विषमता का माप करना है, तो विषमता का माप हम कहाँ से करेंगे? हम समानता से करेंगे। समानता से हम असमानता का माप करेंगे, तो समानता को, ये समानता दिखाने वाली रेखा को हम मानक रेखा मानेंगे। और यहीं से हम क्या करेंगे, अब शुरुआत करेंगे विषमता की माप के लिए, जिसको हम किससे मापते हैं? लॉरेंज वक्र के द्वारा मापते हैं। लॉरेंज वक्र का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका जो है समता रेखा है या निरपेक्ष समता रेखा इसको बोल सकते हैं।
निरपेक्ष समता रेखा। ठीक, और ये क्या है, ये आपका लॉरेंज वक्र है। क्या है? लॉरेंज ये जो है आपका, ये जो बीच समता रेखा और इस लॉरेंज वक्र के बीच की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो ये जगह है, इसको हम बोलते हैं आय की विषमता। यही आय की विषमता या आय का असमानता है। ठीक है, आय विषमता या आय असमानता यही है। चाहे तो इसको आप कलर्ड कर सकते हैं, रंग सकते हैं, है ना। इसको आप ऐसे रंग देंगे तो आपको समझने में और आसान होगा, है ना। इसको समझने में और आसान होगा। और आप कह सकते हैं कि इस रेखा चित्र में जो छायांकित भाग है, रंगा हुआ भाग है, यही जो है आय की असमानता को दिखाता है। ये कैसे दिखाता है, किसके द्वारा दिखाता है, ये कौन दिखाता है? ये लॉरेंज वक्र दिखाता है। लॉरेंज वक्र, मैंने आपसे बताया कि लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? आय की विषमता की माप करता है। तो ये लॉरेंज वक्र क्या दिखा रहा है? आय की इतनी विषमता है इस सिचुएशन में। लॉरेंज वक्र इस तरह से बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो लॉरेंज वक्र होता है, ये निरपेक्ष समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा, विषमता उतनी ही अधिक होगी। आप देखिए अभी विषमता इतनी है, इसको और दूर कर दीजिए। मान लीजिए ऐसे ऐसे इधर से जाती है ना। यदि इधर से जाती है तो विषमता क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। पहले इतनी थी, अब इतनी विषमता हो गई। विषमता कम से ज़्यादा हो गई क्योंकि ये इसकी दूरी बढ़ गई इस समता रेखा से। और मान लीजिए ये इसके और करीब होता है, मान लीजिए इधर से जाता है और करीब होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विषमता जो पहले इतनी थी अब कम होकर इतनी हो गई। तो जितना पास में रहेगा विषमता उतना कम होगी, जितना ये इससे दूर रहेगा विषमता उतनी अधिक होगी। इसी को बोलते हैं लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है किस तरह से हम आय की विषमता या आय की असमानता को मापते हैं। और इस रेखा पर, ओबी रेखा पर क्या होता है? ये विषमता क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पर पूर्णतः क्या होता है? समानता होता है। और ये जो ये आपका रेखा, यहाँ पे चाहे तो ए लिख दीजिए, ओ ए बी रेखा क्या है? लॉरेंज वक्र है। इसी को जो है हम लॉरेंज वक्र कहते हैं। और ये आपका बढ़ती हुई यदि यहाँ पर आ गई, बी एक्स ओ पर आ गई, ये बढ़ती हुई कहाँ पे आ गई? बी एक्स ओ आ गई, तो इसको बोलते हैं पूर्ण विषमता। क्या बोलते हैं? पूर्ण विषमता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूर्ण समता है, ओ बी पर पूर्ण समता है। और यदि ये वक्र यहाँ पे आ गया बी एक्स ओ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विषमता। पूर्ण विषमता का मतलब क्या है कि संपूर्ण आय केवल एक ही व्यक्ति के पास है, बाकी के पास शून्य है, कुछ नहीं है। यदि बाकी के पास शून्य है, एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण आय है, तो ये क्या है? ये आय की विषमता, पूर्ण विषमता इसको कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास बराबर आय है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण समता है, यहाँ पर पूर्ण विषमता है। इसके बाद विषमता कितना कम है कितना ज़्यादा है वो हम लॉरेंज वक्र के इसके पास और दूर के हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि विषमता कम है या ज़्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आइए अब हम बात करते हैं लॉरेंज वक्र को समझने के बाद हम पढ़ेंगे गिनी गुणांक के बारे में। गिनी गुणांक क्या होता है, ये कैसे जो है आय की असमानता को मापता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आप गिनी गुणांक के बारे में। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक को हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गिनी गुणांक जो है वह क्या है? लॉरेंज वक्र का गणितीय अभिव्यक्ति ही क्या कहलाता है? गिनी गुणांक कहलाता है। लॉरेंज वक्र का गणितीय अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? गिनी गुणांक कहलाता है। अर्थात गिनी गुणांक को समझने के लिए पहले जो है आपको लॉरेंज वक्र को समझना जरूरी है, क्योंकि लॉरेंज वक्र को ही जो है उसका गणितीय रूप में जो व्याख्या किया गया है वो गिनी के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको गिनी गुणांक कहते हैं। क्योंकि अब एक गिनी गुणांक में जो गिनी शब्द है ये क्या है? एक इटालियन सांख्यिकविद थे जिसका नाम था कोरेडो गिनी। क्या नाम था? कोरेडो
कोरेडो गिनी ने 1912 ईस्वी में इटालियन सांख्यिक कोरेडो गिनी ने 1912 ईस्वी में लॉरेंज वक्र को जो है उसका गणितीय जो है अभिव्यक्ति या गणितीय जो है उसका व्याख्या जो है प्रस्तुत किया अपने एक कोफिशिएंट के द्वारा, गुणांक के द्वारा, जिसका नाम क्या पड़ गया, गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक में जो गिनी शब्द है ये आपका जो है कोरेडो गिनी के नाम पर जो है इसका नाम क्या पड़ गया, गिनी गुणांक पड़ गया। तो गिनी गुणांक सीधा सीधा क्या है, यह लॉरेंज वक्र का गणितीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, हम इसकी जो है गणितीय व्याख्या हम किसके द्वारा करते हैं, गिनी गुणांक के द्वारा करते हैं। अब ये गिनी गुणांक क्या बताता है, गिनी गुणांक के अनुसार जो है समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल तथा समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसी को जो है गिनी गुणांक कहा जाता है। अर्थात इसी को हम जो है सूत्र के द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम लिख सकते हैं गिनी गुणांक जिसको आप जो है जी से दर्शा सकते हैं, जी बराबर, यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे ये, यहाँ से इसके बीच का क्षेत्रफल जिसको हम छायांकित क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल बटे इस समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, इसके नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे पूरा समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे है ना, और ये हम लिख रहे हैं छायांकित क्षेत्रफल, समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, लॉरेंज वक्र का जो है गणितीय विश्लेषण, तो जब तक हम ये लॉरेंज वक्र बनाएंगे नहीं तब तक ये बातें हमको समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक ना। तो इस सूत्र के द्वारा, ये जो फार्मूला है इसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालकर और इसके नीचे का पूरा एरिया निकालकर है ना, इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है, गिनी गुणांक कहलाता है, ठीक ना। और यही गिनी गुणांक जितना होगा, जितना अधिक होगा विषमता उतना अधिक होगी, गिनी गुणांक जितना कम होगा विषमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। विषमता उतनी ही कम होगी और विषमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करता है कि विषमता जो है गिनी गुणांक का मान क्या है। अब इसका जो है गिनी गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको बताएं, ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका पैमाना ये अधिकतम न्यूनतम किसके किसके बीच में हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर यदि g बराबर 1 0, मान लीजिए g बराबर 0 है ना, यदि इसका वैल्यू 0 आ जाता है, गिनी गुणांक 0 है, गिनी गुणांक 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूर्ण समता होगा। क्या होगा, पूर्ण समता होगा, अर्थात समान आय होगी। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान आय, ठीक है। यदि जी का मान 1 के बराबर होगा
तो यहाँ पूर्ण विषमता होगा, पूर्ण विषमता या पूर्ण असमानता, है ना। ये आय की हम बात कर रहे हैं, आय में पूर्ण विषमता होगा, अर्थात एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण आय किसके पास होगा, एक ही व्यक्ति के पास होगा, एक ही व्यक्ति के पास क्या होगा, कुल आय होगा, कुल आय एक ही व्यक्ति के पास होगा, अर्थात पूर्ण विषमता होगा। कब होगा, जब जी का वैल्यू 1 होगा। अब ये जी का वैल्यू 1 कब होगा, जी का वैल्यू 0 कब होगा, इसकी बात यदि हम करें, जी का मान 0 कब होगा। अब जी मतलब ये है जी, इसका वैल्यू 0 कब होगा, है ना। इसका सूत्र ये होता है 0 कब होगा, जब अंश 0 होता है ना, अंश 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में हर 0 होने पर नहीं होगा, हर 0 होगा तो मान इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। इस पूरे का वैल्यू 0 कब होगा, जब अंश 0 होता है, अंश 0 होता है तभी जी का मान क्या होगा, 0 होगा। अंश 0 होने का मतलब क्या हुआ कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। छायांकित भाग क्या है, ये है, छायांकित भाग 0 हो जाएगा, मतलब ये कम होते होते 0 हो गया, मतलब ये लारेंज वक्र जो है ये आपका जो विशिष्ट लारेंज वक्र है इसमें मिल जाता है, यानी ये कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। अर्थात हम कहाँ पहुँच गए, समता रेखा पहुँच गए, ओ बी पहुँच गए। जब ओ बी पहुँच जाएंगे तो आपको खुद ही पता है कि जो ओ बी रेखा है, जो निरपेक्ष समता रेखा है, वो क्या दिखाता है, ये पूर्ण समता को दिखाता है, आय के पूर्ण समता को दिखाते हैं, अर्थात यहाँ पे विषमता 0 होती है ना। तो जी 0 है अर्थात विषमता 0 है, बिल्कुल विषमता नहीं है, पूर्ण क्या है, यहाँ पे समता है, ठीक है। दूसरा है जी का मान 1, जी का मान 1 कब होगा, जी का मान चूँकि ये भिन्न के रूप में है, और किसी भी भिन्न का मान 1 कब होता है, जब अंश और हर दोनों क्या हों, बराबर हों। जब अंश हर दोनों बराबर होते हैं तो उसका वैल्यू सदैव क्या आता है, 1 आता है। अंश 3 है, हर 3 है, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कट कर 1 आ जाएगा। ऊपर मान लीजिए अंश 4 है, नीचे हर 4 है, तब भी 1 आएगा। 5 है 5 है 1 आएगा, है ना। 100 है 100 है 1 आएगा। 1 लाख है 1 आएगा। मतलब कोई भी संख्या हो, यदि अंश और हर बराबर है तो उसका वैल्यू सदैव क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है छायांकित भाग और यहाँ पे समता रेखा दोनों क्या होगा, दोनों जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि छायांकित भाग मतलब ये वाला जो विषमता वाला भाग है, ये कौन दिखाता है, लारेंज वक्र दिखाता है ना। ये भाग और नीचे का संपूर्ण भाग, है ना, ये बराबर है। तो नीचे का संपूर्ण भाग तो आपको पहले से पता है, फिक्स है। समता रेखा के नीचे का संपूर्ण भाग तो ये पहले से स्थिर है, फिक्स है। कितना होगा, ओ एक्स बी, ये त्रिभुज का जो आकार दिख रहा है आपको, ओ एक्स बी, ये तो नीचे का भाग पहले से ही फिक्स है। तो इसके बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी हो जाएगा, मतलब ये रंगा वाला भाग भी इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रंगा भाग आप देख रहे हैं, जो इतना देख रहे हैं, वो पूरा रंगा हुआ भाग हो जाएगा। पूरा रंगा भाग क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका लॉरेंज वक्र होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा बी एक्स ओ पे आ जाएगा। जब लॉरेंज वक्र बी एक्स ओ पे आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंज वक्र ही क्या दिखाता है, इसके बीच की दूरी ही विषमता को दिखाता है। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, रंगा हुआ भाग हो जाएगा। तो छायांकित भाग और ये नीचे का पूरा भाग, इसके नीचे का पूरा भाग दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। चूँकि लारेंज वक्र जो है इस पर आ गया, तो मैंने आपको बताया था लारेंज वक्र जब इस पर आ गया तो क्या होगा, पूर्ण विषमता होती है, क्योंकि संपूर्ण आय क्या हो जाता है, एक ही व्यक्ति के पास आ जाता है। तो ये आय की पूर्ण विषमता को दिखाता है। एक ही व्यक्ति के पास कुल आय आ जाता है। कब आता है, जब जी का मान 1 आता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो जी का मान होता है ये 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। 0 से शुरू होता है, 1 तक होता है। इसका मतलब है इसके बीच में आपका 0.1, 0.2, 0.3, है ना, इस तरीके से 0.4, इस तरीके से करके मान रहेगा। 0.7, 0.8, 0.9, है ना, 7, 0.8, 0.9। मैं एक अंक में लिख रहा हूँ, और भी अंक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी वैल्यू 1 के करीब होंगे, जी का मान जो 1 के करीब होगा, मतलब 6, 7, 8, 9 दशमलव करके, उसमें क्या होगी, विषमता अधिक होगी। और यदि जितना 0 के करीब होगा, यानी 0.5 के नीचे जो होगा, है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो क्या होगा, उसमें विषमता उतनी ही कम होगी, है ना। विषमता कम होगी इधर विषमता ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जी के जो है इस वैल्यू के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हम जो है इसकी माप करते हैं
कि आय में असमानता कितनी है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर इस तरीके से जो है जी के वैल्यू के द्वारा। और जी का मान कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी जो है पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 0 से 1 के बीच में होता है ना। सॉरी 0 से 1 के बीच में नहीं, 0 से लेकर 1 तक होता है ना। 0 से शुरू होकर 1 तक होता है। तो 0 क्या करता है, ये पूर्ण समता को दिखाता है, ये पूर्ण विषमता को दिखाता है। और इधर का क्या है, ये 0.5 से कम है तो ये क्या दिखाएगा, ये कम विषमता को दिखाएगा, कम असमानता को दिखाएगा। और 0.5 से अधिक है तो ये अधिक असमानता को दिखाता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कि किस तरह से लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है आय की असमानता की सही माप करते हैं, है ना। तो इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आय की असमानता का माप कौन करता है, लॉरेंज वक्र करता है या जीसी गिनी गुणांक करता है या कुजनेट्स वक्र करता है, कुजनेट्स वक्र करता है। तो आपका ये रहेगा सही, ये रहेगा सही, ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कुजनेट्स वक्र जो है ये आय की असमानता की माप नहीं करता, बल्कि क्या करता है, आर्थिक विकास और जो है आपका असमानता, आय की असमानता के बीच केवल संबंध को बताता है। इसलिए ये नहीं होगा, केवल आय की असमानता को मापने के लिए केवल यही दोनों होता है, ठीक है। और एक चीज़ जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि गिनी सूचकांक भी निकाला जाता है। गिनी सूचकांक निकालने के लिए इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, गिनी सूचकांक आ जाता है। बस आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।